नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी साहित्य के सभी कालखंडों के प्रश्नों को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। प्रश्नों के क्रम को शुरू करने से पहले आपको से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी का टेस्ट सीरीज अभी हमारे चैनल पर चल रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सभी का लिंक आपको दे दूंगी। अवश्य ही आप उन सभी वीडियो को भी देखें। हो सकता है कि इस वीडियो से आने वाले प्रश्न आपके परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों के उल्लेख किए हैं? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। सभी के सभी प्रश्न बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। अगर आप हिंदी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है, किस कवि का नाम हितैषी है? तो जगदम्बा प्रसाद हितैषी, इन्हीं के नाम में, जगदम्बा प्रसाद के नाम में हितैषी लगता है, तो इन्हीं का उपनाम कह सकते हैं, हितैषी है। अगला प्रश्न है, मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? तो मैत्री पुष्पा के चाक नामक उपन्यास में ब्रजभाषा क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कथन से इष्टा विदे वक्रोक्ति रिष्टा वाचाम लंकृतः है, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है ये भामह का कथन है। अगला प्रश्न है, भोजराज की पुस्तक है, तो भोजराज की पुस्तक श्रृंगार प्रकाश है। प्रश्न है, कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है, तो कॉलरिज का ग्रंथ द टेबल टॉक इनका ग्रंथ नहीं है। द टेबल टॉक लेक्चर ऑन शेक्सपियर, ये इनका ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान का संबंध किससे है? तो अभिज्ञान का संबंध कथानक से है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? तो मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में यांत्रिक भौतिकवाद नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? तो गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता, इस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवरी जित खींचे तित जाऊ, इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त की गई है? तो इस दोहे में आत्मसमर्पण व्यक्त की गई है, जो कि ये मनुष्य की मानसिकता कहेंगे या मनुष्य के मानसिक प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। तो ये क्या है? आत्मसमर्पण। अगला प्रश्न है, अखिया हरि दर्शन की भूखी, अखिया हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखावे, दुहिपय पिवत पतूखी। उक्त पद में पतूखी का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर पतूखी पत्ते का दोना के लिए कहा गया है। पत्ते का दोना यानी पत्ते से बना हुआ कोई, कह सकते हैं कि जैसे कटोरी होता है जो दाल या सब्जी रखने का बर्तन, तो उसी प्रकार से पत्ते का दोना यानी पत्ते से बना हुआ पात्र को दोना कहा गया है, यानी पतूखी। पतूखी का अर्थ है पत्ते का दोना। इसको मैं बहुत बार बोली इसलिए ताकि आप इसके अर्थों को अच्छे से समझ पाएँ, आप इसे देखकर बोर ना हो, क्योंकि मैं एक ही बात को कितने बार बोल रही है, ऐसा ना होने पाए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अग्नि, भ्राता, आज्ञा तथा किसान में तत्सम शब्द है, तो इसमें तत्सम शब्द
क्षमा करें, तत्सम शब्द नहीं है पूछा जा रहा है। तो तत्सम शब्द किसान नहीं है, किसान का तत्सम क्या होगा? कृषक। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सामी भाषाओं में शामिल नहीं है, तो फारसी ये सामी भाषा में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचार है, तो ये वाल्टेयर का मूलतः संबंधित विचार है और इनको वाल्टेयर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किससे काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीवन को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो सिद्ध साहित्य में सहज भोग से जीवन को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि कौन सी नंददास की कृति नहीं है? तो इसमें से कवि प्रिया ये केशव दास की कृति है, नंददास की नहीं है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन वाले प्रश्न नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपको केवल और केवल सही उत्तर ही मिल रहा है। तो ऐसे प्रश्न भी कुछ आ जा रहे हैं, तो इससे आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी पहले ही करा चुकी हूँ और वो भी कराऊंगी अभी। पहले सही उत्तर वाले ही क्वेश्चन को देखूंगी। अभी कई सारे वीडियो इसी से संबंधित मैं ये सोच रखी हूँ कि बनाऊंगी, इसके बाद से ऑप्शन वाले क्वेश्चन को भी लेकर मैं आऊँगी। तो आप अपने कमेंट भी बताते रहें कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन चाहिए और ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लग रहा है, ये प्रश्न इसमें का कैसा लग रहा है, तभी हम उसको सुधार भी कर पाएंगे ताकि आपको किस प्रकार से प्रश्न चाहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, ये धनानंद की कविता में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो देखिए, घनानंद की कविता में साध्य भाषा की विशेषता पाई जाती है, तो साध्या भाषा की विशेषता इनके कविता में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इस पंक्तियों में दर्शन है, विशिष्टता द्वैतवाद का दर्शन है इनमें। अगला प्रश्न है, कर रही लीलामय आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति कहा जाता है? तो शिव की जो 3 शक्तियाँ हैं जिसे महाचिति कहा जाता है, तो उन शक्तियों के नाम है इच्छा, ज्ञान, क्रिया। तो देखिए, ऐसे भी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्रश्न का पैटर्न अब बिल्कुल चेंज हो गया है, तो आसान प्रश्नों को नहीं पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न को आप ना हल्के में ले, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो आसान प्रश्नों की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव होता है और वैसे प्रश्न को पसंद करते हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वैसे प्रश्न आजकल नहीं आ रहा है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि अब आपका एग्ज़ाम आपके सिलेक्शन के लिए नहीं कराया जा रहा है, आपके छांटने के लिए एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो इसी प्रकार से प्रश्न भी ऐसे ही बन रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट बहुत ज़्यादा फॉर्म भर रहे हैं, तो किस प्रकार से उनको सबसे ज़्यादा जिसमें योग्यता हो वैसे व्यक्तियों को ही लेना है। तो इसके लिए वे कटअप भी हाई कर रहे हैं, या जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं आपको पता ही होगा कि कटअप कितना हाई जा रहा है। तो उस लेवल से आपको तैयारी करना है, और तैयारी ऐसे करना है कि ना कि एक दिन 1 घंटा पढ़े, किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 4 घंटे और किसी दिन बिल्कुल नहीं पढ़े। तो आपको एक सीक्वेंस बनाकर पढ़ना है। हर दिन आप अगर 4 घंटा भी पढ़ रहे हो तो काफ़ी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्ति बोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया। ऐसा कथन किसका है? तो ये कथन है नामवर सिंह का। इन्होंने कहा है कि आज के व्यापक सामाजिक संदर्भों के
संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्ति बोध ने अंधेरे में कविता अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। अगला प्रश्न है, सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्ति किस कविता से है? तो ये पंक्ति नक्सलवारी कविता से है। अगला प्रश्न है, असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में संकलित कविता है? तो आंगन के पार द्वार में संकलित। असाध्य वीणा अज्ञेय के कविता संग्रह आंगन के पार द्वार में संकलित है। अगला प्रश्न है, रत्तो नत्थु रिचर्ड ध्यात बक्स में से तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। तो तमस उपन्यास का पात्र रत्तो नहीं है, और रत्तो को छोड़कर नत्थु, रिचर्ड, ध्यान, बक्स, ये सभी के सभी तमस उपन्यास के पात्र हैं। तमस भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न है, पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृति के पात्र है? तो ये देवरानी जेठानी कथाकृति के सभी पात्र हैं, पार्वती, सुखदेई और दौलत राम। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त पंक्ति संवाद गोदान उपन्यास के किस पात्रों के बीच हुई है? तो यह मेहता और मालती के बीच यह संवाद हुई है। गोदान उपन्यास के मेहता और मालती नामक पात्र हैं, उन्हीं के बीच ये संवाद हुई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जगदीश चंद्र कीर्ति उपन्यास धरती धन्ना अपना की अंतर्वस्तु किस विषय पर आधारित है? तो धरती धन्ना अपना उपन्यास जगदीश चंद्र का है, और इस उपन्यास की विषय वस्तु है कि पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा इस उपन्यास में है। तो उपन्यास में पंजाब प्रांत आया है, तो प्रांत को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? तो ये आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी में आया है। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? तो यहाँ पर अब वाक्य दिया जा रहा है कि किस कहानी से लिया गया है। तो कौन सा वाक्य है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। यह किस कहानी से लिया गया पंक्ति है? तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन नामक कहानी से लिया गया यह पंक्ति है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? तो लक्ष्मा ये कोशिका घटवार कहानी की पात्र है। अगला प्रश्न है, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप ही नसे जैसे चौपट राजा। अंधेर नगरी के किस चरित्र के इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? तो ये महंत गुरु से यह संवाद कहलाया गया है। तो अंधेर नगरी नाटक से ये लिया गया पंक्ति है। अगला प्रश्न है, अंधा युग में युयुत्स की चिंता है। तो अंधा युग ये धर्मवीर भारती का रचना है, और इसमें युद्ध की चिंता है मानव भविष्य की रक्षा। अगला प्रश्न है, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है ये बाबू गुलाब राय का है। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित है? तो शिव शंभू के चिट्ठे जो है वो लॉर्ड कर्जन को संबोधित है। प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? तो इनका ये कल्पलता नामक निबंध संग्रह है, उसी में नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से एक निबंध है।
आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। नवोत्थान के कवि के रूप में किस प्रकार से उन्होंने आख्यायित किया है? तो नवोत्थान के कवि के रूप में। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोढ़ा गांव का उल्लेख है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा, जो कि हरिवंश राय बच्चन का है, और ये आत्मकथा 4 भागों में है। तो इसे भाग के भी बारे में पूछा जा सकता है। वैसे तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आजकल बन रहे हैं। कल के वीडियो में हमने देखा था कि क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक के पिताजी गीता का वाचन कैसे करते थे। तो अब आसान से और साधारण तरीके से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किताब किस भाषा में होता था? तो सरकारी जो भी हिसाब होता था वो हिंदी भाषा में होता था, अकबर के राज्यारोहण तक। अगला प्रश्न है, इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगर वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उदाहरण से लिया गया है। तो ये लंबी कविता का अंत से लिया गया यह पंक्ति है, लंबी कविता का अंत। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंदबरदाई है। तो शुक्ल के अनुसार चंदबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि और व्याकरण में पारंगत है। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज दास के संबंध में सही है। तो चतुर्भुज दास के संबंध में सही क्या है कि वे कुंभन दास के पुत्र थे। ये सही है कि वे कुंभन दास के पुत्र थे। और हिज्जू को मंगल और उनकी काव्य कृति है। हिज्जू को मंगल ये उनकी काव्य कृति है। तो ये इनके संबंध में संबंधित है। अगला है, पुस्तक और लेखक का सही मेल है। तो पद्माकर की काव्य साधना अखौरी गंगा प्रसाद सिंह, यह पुस्तक का सही मेल है। और प्रसाद की काव्य साधना रामनाथ लाल सुमन, तो ये पुस्तक और उसके लेखक सही है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? तो आचार्य शुक्ल की स्थापनाएं कुछ इस प्रकार से है महादेवी वर्मा के बारे में। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत है। उन्होंने ऐसा माना है कि रहस्यवाद के अंतर्गत छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही है। और महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है, उन्होंने ऐसा माना है। किसने? शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में सही है। तो इनके संबंध में सही है, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद, पंत और निराला को छायावाद की बृहत्तरी के रूप में प्रतिष्ठित किया। और नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। तो ये सही है नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता है। तो इसमें भाषा शैली की विशेषता है संस्कृत निष्ठ, तर्कपूर्ण, युग विशेष का आभास देने वाली भाषा है। अगला प्रश्न है, नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है। तो नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है कि यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। और नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। ये दोनों पंक्ति नागमती वियोग खंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बादल को घिरते देखा कविता से संबंधित सही तथ्य है। तो कविता से संबंधित सही तथ्य है कि नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के
उत्तरकांड में प्रतिपादित किया है। तो उन्होंने क्या प्रतिपादित किया है, किसने? तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में। तो ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी है। कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। ऐसा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है, मैं निर्भरी दुख की बदरी का प्रतिपाद है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती है। तो महादेवी वर्मा की कविता मैं निर्भरी दुख की बदरी का प्रतिपाद आपने देख लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अगला, आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। तो उपन्यास का कथ्य क्या है? तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या और दाम्पत्य संबंध का विघटन इस उपन्यास का कथ्य है। यानी उपन्यास के सार में यह है कि किस प्रकार से तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या होती है और दाम्पत्य संबंध का विघटन किस प्रकार से होता है। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीण जीवन का चित्रण किया गया है जिंदगी नामा उपन्यास में। अगला प्रश्न है, और उसमें एक और चित्रण किया गया है, परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। तो उपन्यास के पात्र हैं राजकुमारी, चंद्रदीप और सुचरिता। इस उपन्यास के पात्र हैं। और भी पात्र होंगे पर 3 ही पात्र के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप इन 3 पात्रों के नामों को देखकर ये ना समझ बैठे कि बाण भट्ट की आत्मकथा में इतना ही पात्र है, अन्य भी पात्र हैं। आप पात्रों से संबंधित भी नोट्स जरूर बनाएंगे उपन्यास से, क्योंकि पात्रों से भी प्रश्न आजकल बन रहे हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव है। तो गोदान उपन्यास में जो वर्णित गांव है वह है सेमरी और बेलारी। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी के पात्र हैं। तो परिंदे कहानी के पात्र है डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर हावर्ट। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर की कहानी संग्रह है। तो कमलेश्वर की कहानी संग्रह जो है वो राजा निर्वंशिया और कस्बे का आदमी है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने जो भी प्रश्न देखा वो सभी कालखंडों से और सभी के सभी महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न थे आपकी हिंदी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।